जी, आपने जैसे कहा कि फेड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग लाइंड अप है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट 3-4 महीने से धीरे-धीरे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थोड़ा-थोड़ा ये डाइजेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि जिस हिसाब से थोड़ा-सा इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्याज की दरें भी थोड़ी-थोड़ी बढ़ेगी। जो टेपर टेंट्रम जिसे कहते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा हमें देखने मिलेगा। बट हमारा ये मानना है कि ऐसा कोई एग्रेसिव स्टेप फेड नहीं उठाएगी। कोई भी देश की सेंट्रल बैंक अ, इस मुकाम पे नहीं पहुंची है कि जहां पे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमी कोविड के सेटबैक से पूरी तरह से उभर के आई है। और उसको रहते हुए हमारा ये मानना है कि थोड़ा जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कम से कम 2-3 साल तक और चलेगी। जहां तक अपकमिंग फेड मीटिंग का सवाल है, आई थिंक ये काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। और अनलेस के बहुत ही एग्रेसिव स्टेप यूएस फेड उठाए, हमारा मानना है कि मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुका है और उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो एक ऐसा एक इवेंट है जो जो दिमाग से निकल जाएगा, उसके बाद में बाजार दूसरे और इवेंट्स को देख के आगे का जो बोलते हैं ना स्टेप्स उठाएगा। अब थोड़ा सा अभी यूएस मार्केट और फेड के निर्णय पे आपने अगर आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी, लेकिन इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इस डिस्कशन के सेकंड अगर आप देखें पहलू पे आता हूँ, और वो है अर्निंग सीजन। सुनील जी, जिस प्रकार का ये अर्निंग सीजन गुजरा, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो केमिकल स्पेस हो, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे रेट करेंगे? और इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद, समझने के बाद, जिस स्पेस में आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा है पहले से, वो कौन सा स्पेस होगा जिस पर अभी भी आप 17,800 के इंडेक्स पे दाव खेलना चाहेंगे? आपका कन्विक्शन इस दीपावली पे कहां पर है? जैसे ये अर्निंग सीजन चल रही है, अभी मेरे हिसाब से 50-60% कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं, बाकी के आने बाकी हैं। ये बहुत ही क्लियर था लास्ट 1-1.5-2 महीने में कि ये अर्निंग सीजन थोड़ी मिक्स्ड रहेगी। काफी कंपनियों को बेनिफिट होगा, टेलविंड होगी अर्निंग्स की। जैसे आपने कहा, बैंक्स है, कमोडिटीज है, उनको एक टेलविंड है अर्निंग्स की, बिकॉज प्राइस ऊपर है। बैंक्स के केस में एनपीए थोड़े कम हुए हैं। बट काफी कंपनियों को हेडविंड्स भी है मार्जिन की। तीन जगह से मार्जिन की हेडविंड आई है। एक तो रॉ मटेरियल के भाव बहुत जोर से बढ़े हैं और थोड़ा समय लगता है ये पास ऑन करने के लिए, तो थोड़ा हमें दिख ही रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी कंपनियों के, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के, उसमें इम्पैक्ट आया है। दूसरा हेडविंड आया है एनर्जी कॉस्ट से। तो कोयले के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम काफी बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर में, और उसको भी थोड़ा पास ऑन करने को समय लगता है, तो उससे भी थोड़ा एक हेडविंड आया है। और थर्ड, जो शिपिंग डिसरप्शन और शिपिंग कॉस्ट जो बढ़ी है, उससे भी काफी कंपनियों को जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन हम आगे जाएं अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में, तो ये जो फेस्टिव सीजन है और उसके जो अभी जो व्यू आ रही है, जो उसके रुझान आ रहे हैं, बहुत क्लियर है कि ये एक अच्छा फेस्टिव सीजन अब तक जा रहा है। डिमांड बहुत अच्छी है, सेल्स बहुत अच्छे हैं, काफी कंपनियां ऑप्टिमिस्टिक है ये फेस्टिव सीजन के। तो हमारा मानना है कि जो थोड़ा बहुत ये हेडविंड आया है सितंबर में, वो अगले 2-3 क्वार्टर में कम हो जाएगा। जहां तक ओवरऑल अर्निंग्स का सवाल है, हमारा ये मानना है कि FY 22 और 23 2 साल अगर आप पकड़ें, तो टोटल अर्निंग FY 21 के मुकाबले 50% बढ़ के आई, जो बहुत ही एक फिनोमिनल ग्रोथ रेट है। और आई थिंक उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी स्ट्रेंथ है ऑन द फंडामेंटल साइड काफी सेक्टरों में। आपका जो दूसरा सवाल था कि जो अर्निंग सीजन को देख के कहाँ एक एक बोल रहे हैं ना, एक पॉजिटिवनेस बन रही है। क्लियरली जो अच्छे बैंक्स हैं, जिसमें अच्छे ब्रांड है, जिसमें कासा रेशो बहुत अच्छा है, जिसका ब्रांड बहुत अच्छा है, वो बैंक्स में एक हमें टेलविंड दिख रहा है। आई थिंक वी आर आल्सो पॉजिटिव ऑन दोज बैंक्स, जो बोलते हैं ना, जो जिसको बाजार कॉर्पोरेट बैंक्स बोलता था, वहां पे वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में है। काफी एनबीएफसीज भी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्लीन अप एक्सरसाइज किया है। एनपीए प्रॉब्लम पास्ट में रह गए हैं और आगे चल के
जिस हिसाब से एक व्यू है कि क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ेगा रिटेल साइड से और कॉर्पोरेट साइड से भी, तो आई थिंक दैट सेगमेंट आल्सो लुक गुड। कमोडिटीज पर्टिकुलरली स्टील सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर रहता है क्योंकि डीप सिक्लिकल है, पर देखते हुए कि जिस हिसाब से इंडियन स्टील कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है, बड़ी से बड़ी कंपनियां 1.5-2 साल में डेट फ्री हो जाएंगी, एबिटा मार्जिन बहुत अच्छा है और मोर इम्पोर्टेंटली डिमांड बहुत अच्छी है। आई थिंक वहां पे भी एक पॉजिटिवनेस है। आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छे नतीजे आए। दिसंबर थोड़ा सा एक सीजनल वीक क्वार्टर रहता है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी छुट्टियां रहती है, बट ये मानना है कि मार्च से फिर से ग्रोथ बहुत ही तेजी से आईटी सेक्टर में आएगी। हाँ, भाव स्टॉक्स के काफी बढ़ चुके हैं तो थोड़े हमें सिलेक्टिव रहने की जरूरत है, बट वो एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छी एक टेलविंड है। और जो डोमेस्टिक केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, वहां पे भी एक लग रहा है कि वी आर एंटरिंग अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ सस्टेन्ड डिमांड ग्रोथ। तो जो कैपिटल गुड कंपनीज है, सीमेंट है, इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जिसकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है, आई थिंक वो सब सेक्टरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहां पे भी एक हमारा एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बन रहा है। सुनील जी, अब अबैकस के जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है ज़रा उस पर कुछ राय आप दीजिए और समझाइए दर्शकों को कि आपने अगले साल भर के लिए किस तरीके से पोजीशनिंग कर रखी है। कौन सा सेक्टर ऐसा जहां पर सबसे ज़्यादा वेटेज है और उस सेक्टर में क्या आपने मिड कैप्स चूज की हैं या आपका ध्यान लार्ज कैप्स पर है? सर, अगर आप देखें तो IT/डिजिटल में हमारा व्यू हरदम पॉजिटिव रहा है, अभी भी हम पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, काफी जो छोटे आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो अभी लार्ज कैप से भी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। आई थिंक हमारा थोड़ा सा रुझान अब तरफ है जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी, बट IT/डिजिटल में हमारा व्यू एक काफी पॉजिटिव है और हम ओवरवेट भी है। डिजिटल स्पेस में इंडिया ऑफर्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द नेक्स्ट 5-10 years पर्सपेक्टिव, लेकिन जो अभी नए IPOs आ रहे हैं उनमें वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। इसके लिए हम मोस्ट ऑफ द नए जो IT साइड में या डिजिटल साइड में IPOs आ रहे हैं उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर है, जैसे मैंने कहा आपको, जो थोड़े से जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बैंक या NBFCs, वहाँ पे भी हम सिलेक्टिवली ओवरवेट हैं। एक जो सेक्टर में पहले बताना मेरा रह गया वो है इंडियन फोकस्ड ब्रांड, जो Tier 2 Tier 3 फोकस्ड ब्रांड्स हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी टेलविंड है डिमांड की। 2 साल से इंडिया में शादियां या कोई फंक्शन या फेस्टिवल लोगों ने ज्यादा धूमधाम से मनाई नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। और इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे लोगों को है ना फेस्टिवल मनाना और त्योहार और शादियां मनाना बहुत अच्छा लगता है। और अगले 6 महीने में शादियां भी बहुत है, जो बोलते हैं सावे बहुत हैं, फेस्टिवल भी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और उसको रहते हुए Tier 2 Tier 3 फोकस ब्रांड्स है, उसमें काफी एक तेजी का एक आउटलुक आ रही है। रियल एस्टेट भी रेजिडेंशियल साइड में काफी डिमांड देखी जा रही है। हम थोड़े से अंडरवेट हैं रियल एस्टेट कंपनीज में क्योंकि हमें थोड़ा सा बैलेंस शीट को लेके घबराहट रहती है, लेकिन जो एंसिलरी सेक्टर्स है रियल एस्टेट के, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गए, सीमेंट मैंने कहा पहले, ये रूफिंग सिस्टम्स है, फर्नीचर है, वहाँ पे वी आर ओवरवेट। आई थिंक ये थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं, बाकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। स्टील में हमारा ध्यान काफी अच्छा है, लेकिन बिकॉज इट इज डीप सिक्लिकल हम थोड़ा 5-7% से ज्यादा वेटेज हमारे फंड में डीप सिक्लिकल्स को देते नहीं है, बट स्टील में भी हमारा ध्यान काफी है। चलिए, तो रियल एस्टेट और स्टील दो सेक्टर उभरते हुए आए। सुनील जी, एक आम राय बाजार में ये बन रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और खासकर छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहां पर बहुत सफाई NPS की होती हुई दिखी है, वहां पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर हमेशा ये रही है समस्या कि सरकार का दखल बहुत है। क्या एक या 2 साल के लिए आपने किसी 1 या 2 बैंक्स में पब्लिक सेक्टर की तरफ लॉन्ग साइड ट्रेड्स जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में, या ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स ही हैं?
हमारा एक फ्रेमवर्क है मीट्स करके, MEETS, उसमें एम होता है मैनेजमेंट। और ये फ्रेमवर्क में अब तक गवर्नमेंट की कंपनियां बैठती नहीं थी, बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनियों का थोड़ा सा एक जो बिहेवियर है वो एंटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुआ करता था। लेकिन उसमें थोड़ा चेंज दिखने को मिलता है। अभी IRCTC का इशू हुआ, बहुत ही तेजी से डीपैम और रेलवे मिनिस्ट्री ने उसको एक अच्छे वे में एड्रेस किया। सेक्रेटरी टीवी में आके कहा कि भाई हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर की भी चिंता करनी चाहिए, विच इज अ वेलकम चेंज। जहां तक आपका सवाल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ दो ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। एक लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक और एक सेकंड मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक। और दोनों में हमारा अच्छा पैसा बना है और आगे भी लगता है कि व्यू अच्छा है। दो तीन कारण है उसमें। एक तो जो भी उनको कैपिटल रेस करना था, मोटा मोटी उन्होंने रेस कर लिया, तो अभी और डाइल्यूशन की संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा, एक जो क्लीन अप था NPS का, वो काफी क्लीन अप हो गया है। तीसरा, अभी बहुत डिफिकल्ट है। पहले आप लोन ले लो बैंक से और नहीं भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है। हमने देखा है काफी एंटरप्रेन्योर्स को इम्प्रिजन भी किया हुआ है। चौथा, जो जो एक बोलते हैं ना, जो स्टिकी सेक्टर्स थे जैसे स्टील या पावर, ये सब टर्न अराउंड हो गए हैं। और वहां पे ये बैंक्स का जो राइट ऑफ किया हुआ एडवांस है, इनफैक्ट अभी राइट बैक हुआ है। काफी कंपनियों ने इनफैक्ट राइट बैक किया है राइट ऑफ करने के बाद। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने कहा छोटी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनकी मार्केट कैप वन टाइम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है, बिकॉज ये सब बैंक बहुत एग्रेसिवली NPA प्रोविजन कर रही थी। इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। बट जैसे जैसे अभी ये प्रोविजन कम होगा, आई थिंक द नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर सम ऑफ दीज बैंक विल बी। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल 3-4 ईयर्स परस्पेक्टिव, हमारा व्यू अभी भी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। क्योंकि बैंक्स का जो रॉ मटेरियल है वो है डिपॉजिट्स। और अब इंक्रीमेंटली जो नए खाते खुल रहे हैं, जो बड़े डिपॉजिट वाले खाते होते हैं, उनमें एक या दो पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ के बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। तो आई थिंक ये 1-2 साल के लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है, बट वी विल नॉट बाई फॉर फ्रॉम अ 4-5 ईयर्स।